तो चलिए हम लोग अभी थर्ड प्रॉब्लम की ओर आ चुके हैं। तो जो थर्ड न्यूमेरिकल है, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 लिखा है, इसको भूल जाइए। तो ये क्या कह रहा है कि एक थिन सोप फिल्म है जिसकी थिकनेस जो है, थिकनेस दी गई है 5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, यानी कि टी की वैल्यू दी गई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया गया, यानी कि म्यू की वैल्यू दी गई है। और इसमें ये कहा गया कि अगर व्हाइट लाइट उस पर नॉर्मली गिरती है, इसका मतलब जो थीटा है वो जीरो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, ठीक है। तो फिर जाहिर सी बात है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला है कि नॉर्मली गिरा बोला है ना, तो ये बात याद रखना जरा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोला है कि फाइंड द वेवलेंथ इन विजिबल रीजन, देन व्हाट विल बी द रिफ्लेक्टेड, सॉरी, फाइंड द वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन दैट विल बी रिफ्लेक्टेड द मोस्ट। सबसे ज्यादा कौन सी रिफ्लेक्टेड लाइट आपको नजर आएगी, ठीक है, विजिबल रीजन में, यानी कि अगर मेरे पास कोई एक फिल्म बनी हुई है, फिल्म, उस फिल्म के ऊपर अगर कोई लाइट ओवरहेड जाके डायरेक्टली गिरती है और उसका अलग अलग जगह से जो है टकरा के बेसिकली, यानी कि जैसे ऊपर से टकरा के कोई वापस आ रही है, कोई नीचे से टकरा के वापस आ रही है, उसका जो इंटरफेरेंस हो रहा है, तो अलग अलग कलर्स है ना, व्हाइट लाइट गिर रही है, राइट। तो व्हाइट लाइट गिर रही है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कलर्स का इंटरफेरेंस होगा, तो किसी का डिस्ट्रक्टिव होगा, किसी का कंस्ट्रक्टिव होगा। तो लोग ये बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ब्राइट जो बन रही है लाइट, ब्राइट जो बन रहा है कलर, तो उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा दिखेगा, सो ये सवाल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं आखिर, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैंने आंसर पहले से लिख रखे हैं ताकि हमारा वक्त सेव हो जाए। मैं बस खाली समझा देता हूं। तो ब्राइटनेस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है आपको फॉर्मूला चाहिए होता है 2 mu t cos r is 2n+1 lambda by 2। 2 mu t cos r is equals to 2n+1 lambda by 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर थिन फिल्म्स, ठीक है। अब नॉर्मल इंसिडेंस के लिए r 0 है, cos r 1 है, ठीक है। इसको याद रखिए, cos r की वैल्यू जो है वो 1 है, क्योंकि r 0 है ना, तो 0 रहेगा तो जाहिर सी बात है cos r 1 हो जाएगा। अब cos r चला गया, 1 हो गया, चला गया, तो बच्चा 2 mu t equals to 2n+1 lambda by 2। समझ पा रहे हैं आप लोग, बच्चा लोग, हाँ के ना। अब इसके बाद लैम्डा को एक साइड पे ले आइए, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड पे ले जाइए, तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4, तो 4 mu t डिवाइड बाई 2n+1, ठीक है। अब डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे n के लिए। तो n के लिए हर बार जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई, जैसे कि n में पहले 0 डाला गया, फिर n में डाला गया 1, फिर n में डाला गया 2, इस तरह से करते करते काफी सारी वैल्यूज मिली। करने को तो हम n = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ करते चले जाएंगे, लेकिन कहीं पे तो रुकना होगा, कहीं पे ठहर के कुछ सोचना होगा। तो देखिए n = 0 डालते ही हमें जो वेवलेंथ आई है वो आई है 26,000 एंगस्ट्रॉम, 26,660, जो कि हमारी देखने की कैपेसिटी से बिल्कुल बाहर है। हमारी देखने की कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 3,500 एंगस्ट्रॉम से लेके 7,500 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, ठीक है। इसके बाहर का कुछ भी जो होगा ना वो दिखाई नहीं देगा, बल्कि मैं तो सच कहूं ना तो 4,000 से लेके 7,000 ही अच्छे से दिखता है, बाकी कुछ भी अच्छे से दिखता नहीं है। तो लिसन, तो बेसिकली n = 0 डालने पे हमें ये आया जो कि नहीं दिखेगा, n = 1 डालने पे ये आया, ये भी नहीं दिखेगा, बिकॉज ये रेंज के बाहर है, 7,500 से बड़ा है, तो ये भी दिखेगा नहीं। और मैंने आपको कहा कि हमको 4,000 से 7,000 ज्यादा अच्छे से दिखता है, तो ये दिख भी सकता है कुछ लोगों को नहीं भी दिख सकता है, लेकिन ये तो सभी को दिखेगा, हम जितने भी इंसान हैं सबको ये दिखेगा, तो यही सबसे ज्यादा है। तो वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, जो सबसे ज्यादा नजर भी आएगी, वो है 5320 एंगस्ट्रॉम। दैट्स द राइट आंसर। खोपड़ी में आपके सभी के बाद घुसी बेटा कि सवाल क्या पूछा गया था, आपको सिंपली ब्राइट बैंड जो बनता है उसका फॉर्मूला लेना था। तो ब्राइट बैंड का फॉर्मूला आपने ले लिया था 2 mu t cos r = 2n+1 lambda by 2, और इसमें अपने n की वैल्यूज खाली डालते गए और लैम्डा निकालते गए, और उनमें से सबसे सही लैम्डा जो हमको नजर आएगा वो आपने चुन लिया। दैट्स इट। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इसमें कहा गया कि कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अच्छा, ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया गया है। ये बोला गया कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाली गई है जिसकी वेवलेंथ मतलब लैम्डा भी दिया गया है 6.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर। और भी कहा गया कि ये थिन ग्लास प्लेट पे गिरा है सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो प्लेट के अंदर बन रहा है ना, मतलब r की वैल्यू 60 डिग्रीज है, सो दैट द प्लेट अपीयर्स डार्क बाय रिफ्लेक्शन।
यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, मतलब लाइट गिरी है इतने वेवलेंथ की, इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 डिग्री दिया है, और हमको डार्क चाहिए, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो फॉर्मूला है वो है 2 mu t cos r is 2n lambda by 2। 2 mu t cos r is 2n lambda by 2। अरे कंस्ट्रक्टिव वाला पिछली बार में किया था तो वो था 2 mu t cos r 2n plus 1 lambda by 2। यहां पे सिर्फ 2n lambda by 2 आएगा डार्क वाले के लिए, ठीक है? तो डार्क वाले के लिए 2n lambda by 2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग लीस्ट थिकनेस चाहते हैं। लिसन लिसन वेरी केयरफुली। ग्लास प्लेट पतली रहेगी, पतली, तो भी आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, बट हम फिलहाल अभी डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे। अगर ग्लास प्लेट मोटी रही तो भी होगा, ठीक है? तो यहां पे हो सकता है n=1 रिक्वायर्ड है, यहां पे n=2 रिक्वायर्ड है, और इससे भी मोटी वाली रहेगी n=3 पे शायद आपको देखने मिल जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कहने का मतलब है कि ऐसे तो मिलने को तो सारे इंटीजर नंबर्स पे मिल सकता है। लीस्ट थिकनेस क्या होना चाहिए ग्लास प्लेट की, जो कि हमें यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाए और वो भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले। लीस्ट थिकनेस, तो इसलिए हम लोग n=1 ले रहे हैं लीस्ट थिकनेस के लिए, ठीक है? सो n=1 डालते ही ये तो हट गया, और 2 और 2 भी कैंसिल होके हट गया। तो बेसिकली अब आपको t की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, फॉर्मूला बन जाएगा λ/2 mu cos r, है ना? t = λ/2 mu cos r। समझ गए? ठीक है? तो इससे आपको जो है वैल्यूज डाल के देखो ना, लैम्डा डाल दिया, म्यू डाल दिया, 2 डाल दिया, म्यू डाल दिया, cos r डाल दिया, सारी चीजें डालने के बाद आपको जो आंसर आया दैट इज 0.4066 माइक्रोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो थर्ड वाले न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि थर्ड नहीं, मतलब अब तो ये फिफ्थ हो गया बेसिकली, यहाँ पे थर्ड वर्ड लिखा हुआ है। पिछले वाले एपिसोड में 2 हो चुके हैं, ये बात याद रखिए, ठीक है? तो थिन ग्लास वेज दिया हुआ है, ठीक है? वेज तो तुम लोग समझते हो ना, वेज लाइक दिस, ओके? तो थिन ग्लास वेज है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू भी दिया हुआ है 1.67, और फ्रिंजेस जो बन रही है ना, मतलब इंटरफेरेंस जो पैटर्न बन रहा है, उनकी वेट भी दी हुई है 2 mm। सो 2 mm उसकी वेट है, ठीक है? यानी कि कैपिटल एक्स दिया हुआ है, कैपिटल एक्स, और लैम्डा 5890 भी दिया हुआ है। उन्हें पूछ रहे एंगल ऑफ द वेज कितना है, मतलब थीटा कितना है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है ना? बहुत ही आसान फॉर्मूला इसका, आइए देख लेते हैं फटाक से, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, ओह गॉड डैम इट, व्हाट्स हैपनिंग, हाँ ये देखिए x = λ/2 mu थीटा, ये इसका फॉर्मूला है, x = λ/2 mu थीटा। सो थीटा हो जाएगा λ/2 mu x। अब देखो लैम्डा दिया है, 2 तो है ही, म्यू की वैल्यू 1.67 है, और जो है x 0.2 है। तो इससे सब कैंसिल करने के बाद जो बेसिकली आंसर आएगा वो आएगा रेडियन में। रेडियन को अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे बेसिकली किसमें, डिग्रीज में। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180/π से मल्टीप्लाई करना होगा, तो डिग्रीज में आ जाएगा। अब डिग्री में बहुत ही छोटा आंसर आ रहा है, बहुत ही बारीक आंसर आ रहा है, तो मैंने क्या किया, उसको मिनट में कन्वर्ट किया, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होता है। और वैसे ही फिर 1 मिनट को भी मैंने 60 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो मैंने उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो एंगल जब सेकंड्स में आ जाए तो उसे कहते हैं सेकंड्स ऑफ द आर्क, सेकंड्स ऑफ द आर्क। तो थीटा की वैल्यू 18.17 सेकंड्स ऑफ द आर्क आ रही है, ठीक है? एक्चुअल में अगर आप चाहें तो डिग्री में भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा आंसर आता है, बहुत ही बारीक 0.000 करके कुछ आंसर आता है। तो उसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर दें या मिनट्स में कन्वर्ट कर दें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये हो गया हमारा 5th प्रॉब्लम, ठीक है? तो लिसन, ये अब जो अगला वाला प्रॉब्लम है, ये वाला 6th, ये ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुका है पिछले वाले एपिसोड में, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा।